और सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि भाई, क्योंकि आज के समय में मेडिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो वो एक कमर्शियल वेंचर के रूप में भी हमें नजर आता है। तो सबसे बड़ी चीज हम ये देखते हैं, कहीं पैसे की वजह से कहीं हमारा कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, ये चीज जरूरी भी है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमारे बीच में रहती हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों को लेकर के इस पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं सर का परिचय आपसे कराना चाहूंगा। इस बीच डॉक्टर राजीव पुरीले जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज के हमारे अध्यक्ष रहेंगे। और राजीव पुरीले जी भी जो हैं रिनाउंड आयुर्वेदाचार्य हैं, और इस समय सर सादर आप, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर, आप उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, और उससे ज्यादा आप लोगों के बीच में प्रचलित हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून, and he is a distinguished interventional cardiologist and electrophysiologist with over 22 years of experience. He is a renowned for establishing the first comprehensive invasive cardiac surgery in Uttarakhand and performing the state first angioplasty pacemaker implantation, ICD and BI5 procedures. His expertise lies in a complex angioplasty, particular CTO, chronic total occultation angioplasty. And Dr. Singh holds a DM in cardiology from GSVM Medical College Kanpur and an MD in internal medicine from BHU Varanasi. He has pursued advanced fellowship in interventional cardiology from reputed institutions in Holland, South Korea, and Japan, specializing in complex angioplasty techniques. And Dr. Singh is a life member of several prestigious medical associations, including the Cardiology Society of India and the Hypertension Society of India. His key areas of interest include CTO angioplasty, transradial angioplasty, TAVI, TAVI, and leadless pacemaker makes him a leader in his field. So we are blessed enough कि हमारे बीच में ऐसे रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट आज अवेलेबल हैं, जिन्होंने समाज की इस जरूरत को समझते हुए अपना समय हमें देने का अ, अवसर दिया है। और तो डॉक्टर साहब, मैं अगर अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं, तो डॉक्टर राजीव, आप लास्ट में पूरे सेशन को समराइज करेंगे। यू आर द रिपोर्टर एंड द अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस आपको लास्ट में मैं इनवाइट करूंगा सर। जी सर, सर थैंक यू सर, थैंक इनके से माय बहुत बहुत माय धन्यवाद आप। प्लेजर टू लिसन रेनॉल्ड वर्ल्ड फेमस सर्जन कार्डिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेन सिंह। ये हम सबके लिए गर्व और आनंद की बात है कि आपने सबको इस माध्यम से सुलभ किया है सर को। बिल्कुल। चलिए। और मैंने जैसे सर को प्रस्ताव दिया तो सर ने इसको तुरंत एग्री किया कि नहीं, जी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो जरूरी चीजें हैं उससे भी लोग कतरा जाते हैं। कई बारी क्या होता है ना, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे लोग हो सकता है ना पूछ सकें। तो जो अगर उनके दिमाग में इस तरह के सवाल होंगे, अगर वो इस डिस्कशन में निकल के आते हैं तो कई बारी उनके लिए एक एफएक्यू की तरह काम करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज इसी उद्देश्य के साथ ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। जी जी। तो जैसा मैं अपना अनुभव बताऊं कि जिस समय मैं एडमिट हुआ था, तो उस दिन सबसे पहले मैंने अपने एक परिचित को फोन करके बताया, तो उन्होंने कि भाई इस तरह से हो गया है, अब क्या करें। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई आप कौन से हॉस्पिटल में हो। कि मैंने कहा भाई इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी है? कि हाँ है। तो जी आपको आज स्टंट तो जरूर लगा के भेजेंगे। तो सर इसके बारे में आप क्या अपना व्यूज रखेंगे सर? देखिए क्या होता है ना, हर चीज के हमेशा दो पहलू होते हैं। और जहाँ तक स्टंट लगने की संभावना की बात करें अगर हम,
तौर पे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम की वजह से आईसीयू या सीसीयू में, जिसको चेस्ट पेन है, इस तरह की तकलीफ से एडमिट होता है, तो कहीं ना कहीं आप समझें कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड व्यक्ति है आउट ऑफ पॉपुलेशन, कि जिसमें बीमारी की संभावना ज्यादा है, तभी वो हॉस्पिटल बिल्कुल। में आया है। और उसके हम्म, बाद अगर सपोज उसकी जांचों में ऐसा निकल के आता है कि उसको हार्ट अटैक है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है जिसकी वजह से आईसीयू में एडमिट किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति में ब्लॉकेज निकलने की या हार्ट की प्रॉब्लम निकलने की संभावना ज्यादा होगी। और अगर एंजियोग्राफी का डिसीजन लिया गया है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंडिकेशंस होंगे जिससे ये पता लगता होगा कि हो सकता है ब्लॉकेज निकलने की भी संभावना हो। सो आमतौर पे ये ऑलरेडी ये नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है या हार्ट अटैक होता है जिनको, कि उसमें जो है बीमारी निकलने की संभावना ज्यादा होगी, ब्लॉकेज निकलने की संभावना ज्यादा होगी, तो इसलिए ऑफ कोर्स स्टेंट पड़ने की भी संभावना ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो वो ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड है, तो उसको हम ऐसे ना सोचें कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उसको स्टेंट पड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, कोई वजह है एडमिशन की, अगर एंजियोग्राफी का निर्णय लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ सिम्टम्स ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ उनको हार्ट रिलेटेड समस्या है। तो इसलिए वो कई बार ये होता है कि भाई जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ या जिसको एंजियोग्राफी का निर्णय लिया गया, उसमें करीब करीब आप लगा लो 40-50% लोगों को स्टेंट की संभावना रहती है। अगर हम पूरा हॉस्पिटल के वॉइस डेटा देखें तो जितनी टोटल एंजियोग्राफी होती है उसमें सिर्फ 50% लोगों को मैक्सिमम स्टेंट पड़ते हैं। वो रेट वेरी करता है 30-40% से 50% तक। वो डिपेंड करता है किस तरह की हम पेशेंट पॉपुलेशन देख रहे हैं। इमरजेंसी से एडमिशन होने वालों में इसकी संभावना ज्यादा होगी। जो ओपीडी से एडमिट होते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल पेशेंट होता है, उसमें संभावना थोड़ी कम होती है। बट कभी भी ये 100% नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जितने भी मरीज एडमिट हो रहे हैं या जिनकी भी एंजियोग्राफी हो रही है, 100 के 100 एंजियोग्राफी वालों को 100 के 100 को स्टेंट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, करीब करीब 50% लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बढ़िया आंसर किया सर आपने। ये सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जब हम लोग कोई बीमारी है, कोई सिम्टम आया, तभी हम लोग इमरजेंसी में एडमिट हुए हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर जो है वो एंजियोग्राफी का है। एंजियोग्राफी के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज चेक करते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या आगे स्टेप लेंगे। और उससे पहले वो जो आपके तीमारदार है उनसे बातचीत भी की जाती है कि भाई इतनी ब्लॉकेज है, क्या आपका डिसीजन है। तो ऐसे ही एक दूसरा मुझे सलाह मिली थी कि एक मेरे मित्र हैं कि उनके ब्रदर को एंजियोग्राफी कराई उन्होंने, और एंजियोग्राफी में 3 स्टेंट प्लान किए गए उनके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप एंजियोप्लास्टी ना कराओ, तो हम लोग मेडिसिन से ही ठीक कर देंगे। और उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराने का इरादा छोड़ दिया, और आज 3 साल हो गए हैं और वो सही चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें क्या बात करेंगे? हाँ देखिए, ऐसा होता है कि जब भी इस तरीके की चीजें होती, मान लिया किसी की एंजियोग्राफी हुई और वो पेशेंट, अगर हम ये माने कि स्टेबल पेशेंट है, मतलब उसको कोई हार्ट अटैक नहीं पड़ा है और वो एक स्टेबल पेशेंट है, मगर उसको कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है, और मान लिया अगर तीनों नसों में भी ब्लॉकेज है, तो कहने का मतलब है अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज किसी भी दवा से वो कम नहीं होता है, वो उतना रहेगा, या हो सकता है दवाई से आगे ना बढ़े, इस बात की संभावना है। और दूसरा, जो दवाइयां करती हैं वो करती हैं कि उसकी हो सकता है जो चलने में तकलीफ हो रही है, चलने में अगर एंजाइना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, सो वो चेस्ट पेन दवाइयों से रुक जाए। इस बात की हम्म। संभावना एक ऐसे व्यक्ति में होती है जिनको कि अटैक नहीं पड़ा है। अब ऐसे व्यक्ति में उसके पास चॉइस होती है कि वो स्टंट डलवाए या ना डलवाए, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। ऐसा नहीं है कि स्टंट न डलवाने का मतलब ये नहीं कि उसको बीमारी ठीक हो गई या बीमारी नहीं थी। कहीं ना कहीं उसने अपनी बीमारी के लिए एक दवा का ऑप्शन उसने चूज किया, और वो दवाई पे अगर ठीक है तो दवाई से भी किसी किसी का जो है मसला या उसकी अपनी इश्यूज चल सकते हैं। बट
इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीमारी नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं कि उसको ब्लॉकेज नहीं है। बट दवा से ब्लॉकेज कभी कम नहीं होगा। अब स्टेंट और दवा, एक नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में दोनों ऑप्शन रहते हैं। अगर आप स्टेंट डालते हैं तो कुछ जो दवाइयां हैं वो थोड़ी कम हो सकती हैं, एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस। बट अगर स्टेंट नहीं पड़ता है तो एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस एक सर्टेन अमाउंट या क्वांटिटी में चलेंगी। तो वो एक ओपिनियन का कई बार फर्क आता है, स्पेशली अगर ब्लॉकेजेस एक सर्टेन बॉर्डर लाइन या उस हिसाब से होते हैं तो। बट अगर किसी को बहुत सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस हैं, अटैक पड़ा है, तो ऐसे में मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ जी दवाई से ही काम। जैसे मान लिया किसी का 90% ब्लॉकेज है, सो 90% ब्लॉकेज को दवा से उसको चलाना मतलब एक अच्छी सलाह नहीं होती है। बिल्कुल, और फिर कई बार भी इमरजेंसी उसमें कभी भी आ सकती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो इमरजेंसी में फिर मुश्किल होता होगा पेशेंट को बचाना या। हाँ, एक्चुअली मतलब एज ए डॉक्टर हम लोग ये चाहते हैं कि हम जो भी प्रोसीजर करें वो एक कंट्रोल्ड वे में जाए। सो कंट्रोल्ड वे में चीजें तब जाएंगी जब हम उसको इलेक्टिवली प्लान करके करेंगे। इमरजेंसी हम्म, सिचुएशन में कई बारी चीजें आउट ऑफ हैंड चली जाती हैं। सो वो सिचुएशन ना आए, और इमरजेंसी होने से पहले ही हम चीजों को टैकल कर लें, वो हमेशा बेहतर रहता है। रादर देन हम उस पॉइंट तक वेट करें कि इमरजेंसी हो और फिर इमरजेंसी में इलाज कराएं, क्योंकि इमरजेंसी में चीजें कई बारी ज्यादा नुकसान भी कर सकती हैं। हो सकता है इमरजेंसी में जो इलाज किया जा रहा है उसका 100% बेनिफिट ना मिले, क्योंकि अगर अटैक पड़ गया है, हार्ट को डैमेज हो गया है, तो फिर डैमेज को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए अगर हमको प्रॉब्लम पता लग गई है तो उसका हम प्लान करके इलाज कराएं, वो एक बेहतर ऑप्शन है। इमरजेंसी तक वेट करना एक क्राइसिस मैनेज करने वाली सिचुएशन है, वो अच्छी सलाह नहीं होती। बहुत बढ़िया आंसर किया सर आपने। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक अच्छी जानकारी मिली होगी कि दवाइयों से आप चीज़ों को प्रोलॉन्ग तो कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कभी भी ऑब्जर्व हो सकती है, और वो इमरजेंसी के केस में जो है आपको कई बार नुकसान भी हो सकता है। उससे बचने के लिए ये है कि जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं जो वो एडवाइस करें उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय लें। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि भाई दूसरे जो डॉक्टर हमारे बीच में आते हैं वो भी क्वालिफाइड ही हैं, और जब हम लोग बात करते हैं कि एंजियोप्लास्टी की और मेडिसिन की, तो हर कोई जो है एंजियोप्लास्टी पे ना जाकर के मेडिसिन को प्रिपेयर करता है सर। और मेरे लिए भी वो शब्द अच्छे लगते हैं मुझे भी, जो मुझे कोई ये कह दे कि जी आपको स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको मेडिसिन से ही ठीक कर दूंगा, मुझे वाला डॉक्टर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि अगर सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि दवाइयों से कुछ दिन काम चल सकता है, तो वो एक चॉइस होती है। बट ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस पेशेंट में दवाइयों से कुछ दिन वी कैन वेट, कि भाई अभी इंतजार कर लेते हैं और कुछ लेते हैं, अगर प्रोग्रेशन नहीं हुआ तो दवाई पे चलने दिया जाएगा। कुछ परसेंटेज केसेस में इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, बट वो पेशेंट टू पेशेंट ये डिसीजंस वेरी करते हैं। बिल्कुल। तो ये हर किसी के लिए हम इसे थंब रूल नहीं ले सकते हैं इसको। इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन की उसकी क्या जरूरत है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम लोग निर्णय लें। क्योंकि और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के पैरामीटर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि मैं 500 मीटर चलता हूँ, और या मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ, मेरे को सीने में दर्द होता है, मैं सॉर्बिटेट खा लेता हूँ और मेरे को आराम आ जाता है, और मेरी जिंदगी चल रही है ठीक, मेरे को कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो उसके लिए शायद वो दर्द होना और सॉर्बिट्रेट खाना में वो कंफर्टेबल है। वहीं एक हम्म, दूसरा व्यक्ति है जिसको ये लगता है कि भाई अगर मैं चल रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरा काम इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। मैं वॉक पे जा रहा हूँ, पता लगा आधे रास्ते से मुझको रुकना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर एंजियोप्लास्टी या इंटरवेंशन ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी कई बारी फर्क आ जाता है इस डिसीजन लेने में, कि भाई एंजियोप्लास्टी करानी है या ना करानी है। बट ये एक प्लान्ड केसेस या इलेक्टिव केसेस में ये चीजें होती हैं। इमरजेंसी केसेस में यूजुअली इस चीज की संभावना नहीं होती। बहुत बढ़िया सर।
और जैसे मैं अपना ही जिक्र करूं तो मुझे जो है ये इन्फेक्शन होने से पहले लगभग 6 महीने पहले से जब मैं चलता था तो सांस फूलने की तकलीफ होती थी, तो कई बार ऐसा लगता था कि भाई एक कदम भी चलना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद मैंने फिजिशियन है उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने पूरा सीबीसी और जितने किडनी और कोलेस्ट्रॉल ये सारे टेस्ट वगैरह कराए, और उसके बाद में लिपिड प्रोफाइल, ये TFT का जितना था सब, उसके बाद होने के सारी रिपोर्ट्स ओके आई। उन्होंने कहा नहीं आपको नॉर्मल है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये वेट मेरा ज़्यादा, वेट कम करो। तो उसमें खाना वाना कम किया, लेकिन फिर सितंबर में ये ऑब्जर्व हो गया। तो इसमें क्या ऐसा सिम्टम्स रहता है कि जब एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और जी उसके जी लिए कोई एज और सिम्टम्स मुझे बता पाए तो जी जी। हमारे देखिए, पार्टिसिपेंट्स को काफी उसमें अच्छा लगे। सबसे अहम है, आमतौर पे जो हार्ट की बीमारी है वो मतलब 30-40 साल के बाद ही यूजली होती है। और उससे कम उम्र में भी किसी किसी को होती है, मगर अगर वो कोई स्मोक करते हैं, टोबैको खाते हैं, तभी या कोई जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन बहुत ज्यादा है, मतलब उसके अगर परिवार में पेरेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम यंग एज में हुई है तो संभावना उनको रहती है। बट आमतौर पे 30-40 की उम्र के बाद ही इस तरीके की संभावना रहती है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी आप पे बेस करती है कि आपको कितने रिस्क फैक्टर हैं या आपके इंडिविजुअल केस में क्या संभावना है। उसमें डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपकी एज क्या है। अगर आप मेल हैं तो आपको ज़्यादा संभावना है, अगर आप स्मोक करते हैं तो ज़्यादा संभावना है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा संभावना है, अगर आपको शुगर है तो ज़्यादा संभावना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा संभावना है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर मिलकर प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। बट सिम्टम वाइज अगर आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो काम अभी तक आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर पा रहे थे, बिकॉज ये सबके लिए इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब हम्म। जैसे एक व्यक्ति जिसकी ऑफिस जॉब है, वो हो सकता है पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ऑफिस तक जाता हो। दूसरा, अगर हम्म। कोई साइकिल चलाता है, दूध वाला है, वो 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। सो दोनों की फंक्शनल कैपेसिटी अलग अलग होगी, और दोनों में बीमारी की जो तकलीफ होगी वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होगी। हो सकता है जो ऑफिस जॉब करता है वो व्यक्ति अगर कार पार्किंग से ऑफिस तक जाएगा, अगर उसमें उसको चेस्ट पेन या सांस फूल रहा है, तो इसका मतलब अभी तक वो ये काम बिना तकलीफ के कर पा रहा था, मगर अब उसको तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए ये सिम्टम सिग्निफिकेंट है। मगर अगर एक जो दूध वाला है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी पहले से ज्यादा थी क्योंकि वो 10 किलोमीटर चलता था, तो हो सकता है उसकी सांस पार्किंग से और ऑफिस तक की डिस्टेंस में 500 मीटर या 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में ना फूले। मगर अगर उसकी हम्म। सांस 8 किलोमीटर में फूल रही है साइकिल चलाने में, तो वो उसके लिए सिग्निफिकेंट सिम्टम हो जाएगा। सो कहने का मतलब है, आप जिस दिनचर्या में हैं कुछ सालों से, और उसी दिनचर्या में आपको तकलीफ हो रही है काम को करने में, सो आप समझें कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे से कंपेयर ना करें कि वो क्या कर पा रहा है या क्या नहीं कर पा रहा है। अगर आप 5 किलोमीटर चलते हैं और अब आप 4 किलोमीटर में ही आपकी सांस फूल रही है, सो मतलब आपके लिए सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इसको बहुत ही इंडिविजुअलाइज तरीके से आपको अपनी बॉडी को देखना पड़ेगा कि किस तरफ हमको प्रॉब्लम हो रही है। 40 के बाद जो है आदमी को अपने डेली रूटीन को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि किस बिल्कुल डेली बिल्कुल, रूटीन में उनको दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। तो उसमें मेजर जो है सांस फूलने से ही शुरुआत होती है, और भी कोई देखिए, सिम्टम रहते मेजर हैं? होता है चेस्ट पेन से, सीने में दर्द जो होता है जिसको एंजाइना बोलते हैं, और दूसरा हम्म। मेजर सिम्टम होता है सांस फूलना। यही दो मेजर सिम्टम होते हैं। बाकी अन्य सिम्टम जैसे घबराहट होना, पसीना आना या चक्कर आना, ये अनकॉमन सिम्टम्स हैं। बट दो जो मेजर सिम्टम्स होते हैं, सांस फूलना और सीने में दर्द होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज वाले व्यक्ति को कई बारी चीजें एसिम्टोमेटिक भी होती हैं या साइलेंट होती हैं, तो उस व्यक्ति को ज्यादा केयरफुल रहना है। उसको कोई भी सिम्टम हो रहा हो किसी भी तरीके का विच इज नॉट नॉर्मल फॉर हिम, या उसने कभी हम्म। ऑब्जर्व नहीं किया है उसको, तो जरूर उसको हम्म। अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीज में बड़े एटिपिकल सिम्टम्स भी देखे गए हैं। थैंक यू सर। वैसे इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कितना समय मिलता है? ये इसके लिए कुछ प्रोबेबिलिटी या कुछ ऐसा देखिए, पैरामीटर्स हैं? हाँ जी, अगर किसी व्यक्ति को सीने में दर्द हो रहा है और वो 15-20 मिनट से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए कि
जितनी जल्दी हो सके नियरेस्ट हॉस्पिटल आप जाएं और एक ईसीजी जरूर कराएं, क्योंकि जो हार्ट अटैक की अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो जो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशन की संभावना होती है, जिसकी वजह से कई बारी चीजें बिगड़ जाती हैं, स्थिति बिगड़ जाती है, लाइफ को भी खतरा होता है, वो शुरू के 1 डेढ़ घंटे में होता है। तो इसलिए अगर कभी सीने में दर्द हो रहा है या कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये कोशिश करें जल्दी से नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं और एक ईसीजी अवश्य कराएं, क्योंकि हार्ट अटैक के लिए जो सबसे सिंपल टूल है और जो अर्लीस्ट टूल है जिससे कि हार्ट अटैक का पता लगता है, वो एक ईसीजी है। ECG। ओके, मतलब शुरू का 1.5 घंटा काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। बिल्कुल जी, क्योंकि 20 मिनट के बाद हार्ट को डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ओके, आप जितनी जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे और जितनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा, उतना उस डैमेज को रोका जा सकता है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसमें जैसे जब पेशेंट हार्ट हार्ट अटैक की चीज को लेकर के आपके यहाँ आता है, तो उसने ECG करा लिया, ECG कई बार नॉर्मल आ जाता है या उसमें बहुत ही माइनर चेंजेस हैं, लेकिन चेस्ट पेन बना हुआ है, तो उस केस में क्या एडवाइस देखिए, करते हैं? जो हार्ट अटैक होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए हार्ट अटैक दो तरीके का होता है। एक होता है एसटी इलिवेशन वाइज, जिसमें ईसीजी में सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, और दूसरा होता है नॉन एसटी इलिवेशन एमआई, जिसमें कुछ माइनर चेंजेस होते हैं या चेंजेस ना भी हो, या ब्लड टेस्ट में हार्ट अटैक पता लगे। सो जो एसटी इलिवेशन एमआई होता है, उसमें एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग तुरंत उसी वक्त विद इन फ्यू मिनट्स इस बात का निर्णय लेते हैं कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत है। मगर जो नॉन एसटी इलिवेशन एमआई होता है, जिसमें ईसीजी में मेजर चेंजेस नहीं होते हैं या माइनर चेंजेस होते हैं, या कई बारी कुछ परसेंट केसेस में हो सकता है ईसीजी नॉर्मल भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को इनिशियली मेडिसिन से कुछ घंटों के लिए उसको स्टेबलाइज करते हैं, और फिर उसकी जो है आगे की जांच एंजियोग्राफी वगैरह की प्लानिंग होती है। तो हमारे लिए हार्ट अटैक दो टाइप्स का होता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, कुछ मुझे ये सुनने को मिला था कि हार्ट अटैक जो है एक वरदान की तरह से होता है, और कुछ अल्टरनेटिव आर्टरीज होती हैं, वो हार्ट अटैक के बाद जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाती हैं और एक अल्टरनेट पाथवे जनरेट कर लेती हैं। इस बात में क्या सच्चाई है सर? देखिए, ऐसा होता है कि जब भी नसों में ब्लॉकेज आता है, तो शरीर कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि उस खून के दौरान को कहीं से मेंटेन किया जाए। बट हार्ट अटैक जब पड़ रहा है, तो इसका मतलब ही ये है कि वो खून का दौरान ऑल्टरनेटिव मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तभी हार्ट की मसल को डैमेज हो रहा है। अगर 100% आप ऐसे समझ लें उसको कि हमारी खाने की एक कोई सप्लाई चेन है, हमको वहां से हम्म, खाना मिल रहा है, अगर वो सप्लाई चेन धीरे धीरे करके कम हो रही है और हमने दूसरी सप्लाई चेन बना ली और वो हमको सफिशिएंट फूड दे रही है, तो हम क्यों परेशान होंगे? हमारे लिए तो हम्म, कंफर्टेबल सिचुएशन है। मगर जब जो ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन है वो सफिशिएंट नहीं होती है, तभी आप परेशानी में होते हैं, और वो परेशानी ही हार्ट अटैक के फॉर्म में बाहर आती है। सो हार्ट में पेन होना या हार्ट अटैक का पड़ना इस बात का इंडिकेटर है कि जो ऑल्टरनेटिव सप्लाई डेवलप हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है। और मेजोरिटी केसेस में अगर मेजर आर्टरी में ब्लॉकेजेस होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव सप्लाई कभी 100% सफिशिएंट नहीं होती है, या कई बारी एक से ज्यादा नसों में ब्लॉकेज है, तो जिसमें ज्यादा ब्लॉकेज है और जिस आर्टरी से सप्लाई आ रही है उसमें भी ब्लॉकेज है, तो दोनों ही कंप्रोमाइज्ड है। तो ऐसे व्यक्ति को ही सिम्टम होंगे। तो अगर सिम्टम हो रहे हैं, वो अपने आप में इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव सप्लाई सफिशिएंट नहीं है। बहुत बढ़िया आंसर किया। देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि जब हमें हार्ट अटैक होता है तो उसके बाद हम लोग वेट करते हैं कि शायद अल्टरनेटिव आर्टरीज एक्टिवेट हो गई हैं और हम लोग नॉर्मल हो गए। तो आप ऐसे किसी भ्रम में ना रहें, और एंजियोग्राफी करा करके जो ब्लॉकेज आपके शरीर में है उसका तुरंत पता लगवाएं, और जो आगे का ट्रीटमेंट आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करें उसको आप जरूर लें। इसके बाद से डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और आती है कि आजकल जैसे जिस समय इन्फेक्शन हुआ तो उस समय आपने जो भी डिसीजन लिया कि भाई एक स्टंट लगाते हैं, 2 स्टंट लगाते हैं, और फिर जो रिमेनिंग आर्टरीज रह जाती हैं उसको फिर हम लोग 1 महीने 2 महीने के बाद प्लान करते हैं। तो लोगों के बीच में एक मिथक ये रहता है क्योंकि आपके पास एक कवरेज है और आप
के पास पैसा है तो ये पैसा कमाने का एक तरीका है डॉक्टर्स का कि वो 2 सिटिंग में इस काम को करते हैं, जबकि ये काम एक सिटिंग में भी हो सकता है। कि भाई आपको तो आपने ओपन किया हुआ है, हार्ड हार्ड वायर गई हुई है, उसी समय एक के साथ आप तीन तीन लगा दो, दो लगा दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और इससे आपको क्या बेनिफिट है और पेशेंट को क्या बेनिफिट है, या पेशेंट को क्या लॉस है? क्योंकि ये बड़ी भ्रम की स्थिति है कि भाई 2 सिटिंग का मतलब क्या है कि डबल चार्ज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसकी देखिए मेन वजह ये होती है, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें एक से ज्यादा आर्टरी ब्लॉक होती है और कोई इमरजेंसी में हार्ट अटैक से कोई एडमिट होता है, तो हार्ट अटैक अपने आप में एक तरीके की क्राइसिस मूवमेंट होता है पूरे हार्ट के लिए। जिस नस में या जिस नस की वजह से अटैक पड़ रहा है उसमें भी, और साथ में जो और नसें हैं उनमें भी। तो क्राइसिस मूवमेंट का मतलब ये होता है मेडिकली कि वहां पर क्लॉट बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, तभी आपको अटैक पड़ा है। तो ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में जिसकी वजह से क्राइसिस है, साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जिस नस की वजह से क्राइसिस है उस नस का ही इलाज किया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ जो एक स्टेबल ब्लॉकेज है, जब हम उसको भी खोलने की कोशिश करते हैं तो आप ये समझें कि एंजियोप्लास्टी एक तरीके का एक कंट्रोल्ड हार्ट अटैक इन्वायरमेंट होता है। हम जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक तरीके से हार्ट अटैक को सिमुलेट करते हैं, बट एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, उससे चीजें कंट्रोल में रहती हैं। तो इसलिए जब भी एक से ज्यादा नस ब्लॉकेज होती हैं तो हम दो जगह पर साइमल्टेनियसली अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं करना चाहते हैं। उससे क्या होता है, मरीज को ऑपरेशन का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर जो ऑपरेशन का रिस्क है, ऑपरेशन में यूज होने वाली डाई है, उसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी, गुर्दे का रिस्क और उस इलाज का रिस्क, दोनों रिस्क टाइम के प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं। अगर हमने किसी की एंजियोप्लास्टी, सिंगल वेसल एंजियोप्लास्टी 1 घंटे में करी, उसका रिस्क ऑफ प्रोसीजर मिनिमम होगा। अगर वही प्रोसीजर 2 ढाई घंटे चलेगा, उसका रिस्क ऑफ प्रोसीजर डबल होगा। तो इसलिए अगर हमको कॉस्ट, जो रिस्क ऑफ प्रोसीजर है, उसको मिनिमम रखना है, तो इसलिए जो प्रोसीजर है उसको 2 स्टेज में स्प्लिट किया जाता है कि हम दोनों टाइम पर 1 1 घंटे के अंदर काम कर लेंगे एट टू सेपरेट इवेंट्स, सो दैट रिस्क ऑफ प्रोसीजर जो है वो एकदम मिनिमम रहेगा, उसको जान का खतरा या जान जोखिम में डालने का खतरा एकदम मिनिमम रहेगा। ये चीजें आती हैं एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ये देखा गया है कि मतलब ये करके देखा गया कि इमरजेंसी सिचुएशन में ही दूसरी आर्टरी खोलने की कोशिश करी और पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो गया। तो कई बार उससे मोर्टेलिटी बढ़ भी जाती है कुछ कंडीशंस में। बहुत ही लिमिटेड कंडीशन है जिसमें हम साथ में करते हैं, बट वो कंडीशन काफी अनकॉमन होती है। अब आ जाते हैं उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। मेजॉरिटी ये सारी चीजें जो हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट है उसका फाइनेंस से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। मतलब ट्रीटमेंट डिसीजंस जो हैं वो रिस्क और बेनिफिट ऑफ प्रोसीजर एंड रिस्क ऑफ बेनिफिट टू दी पेशेंट, इस पे लिए जाते हैं। कई बार कॉस्ट डबल होती है, मगर हम वो 1% रिस्क या 2% रिस्क जो होता है स्टेंट में थ्रोम्बस बनने का, वो अगर दोनों जगह पर फ्रेश स्टेंट है, दोनों जगह अचानक थ्रोम्बस बन जाएगा, तो उसमें कई बारी पेशेंट की लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। क्योंकि एक मेटल जो है वो ब्लड को एक्सपोज रहता है। सो अगर एक आर्टरी में स्टेंट पड़ता है और दूसरी आर्टरी अपनी नेचुरल होती है, तो ये रिस्क कम होता है। और जब तक जो स्टेंट पड़ा है वो आर्टरी भी नेचुरलाइज हो जाती है, उसमें अंदर टिश्यू ग्रो कर जाता है, उसमें स्टेंट में ब्लॉकेज का रिस्क ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाता है 1 महीने में, तो दूसरा प्रोसीजर प्लान करते हैं। तो आप उसको इस तरह के समझ सकते हैं, जो रिस्क ऑफ प्रोसीजर है वो मिनिमाइज हो जाता है। बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कभी भी कोई भी डॉक्टर, एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन है जो हार्डली 10 मिनट लगता है एक आंख का ऑपरेशन करने में, और 2 आंख का करेगा तो 20 मिनट आधा घंटा लगेगा। मगर आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी डॉक्टर को बोले दोनों आंखों में कैटरेक्ट है, दोनों एक साथ कर दीजिए, वो कभी नहीं करेगा, और ना सलाह देता है करने की। उसकी बिल्कुल वजह है बिल्कुल। कि आंख इतना क्रूसियल है, जितना आंख क्रूसियल है हार्ट भी उतना क्रूसियल है। क्योंकि हार्ट की मसल को अगर डैमेज हो गया तो वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकती। अगर एक बार डैमेज हो गई तो इट इज गॉन फॉर योर लाइफ। सो उसी तरीके से अगर आंख में कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखें तो 1% या 2% है। सेम सिचुएशन हार्ट में है, अगर स्टेंट थ्रोम्बोसिस देखें
या कोई और प्रॉब्लम देखें तो वो 1 या 2% है। मगर उस 1-2% की रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर वो हो गया तो उसके जो नतीजे हैं वो इररिपेरेबल हैं। अगर इन्फेक्शन दोनों आंखों में हो गया तो दोनों आंखों का विजन कंप्लीट जाएगा, एंड आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है विजन लाने का। तो उसी सिचुएशन से समझते हुए, जिस तरह से एक आंख का ऑपरेशन एक बार में ही किया जाता है, भले 10 मिनट का ही ऑपरेशन है, तो उसी तरीके से अगर सिचुएशन ऐसी है कि अर्जेंट या इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो उसमें हमेशा उतनी स्प्लिट कर देते हैं प्रोसीजर को, सो दैट patient tolerance and risk of procedure is minimized, so that patient and procedure both remain safe and predictable. बहुत बढ़िया आंसर किया। देखिए, तो इसमें जो जैसा अभी सर ने बताया कि एंजियोप्लास्टी एक तरह का आर्टिफिशियल हार्ट अटैक का इन्वायरमेंट वो जनरेट करते हैं, और उसमें लाइफ का रिस्क जो है वो मैक्सिमम हो जाता है अगर वो पैरेलली तीनों आर्टरी को एक साथ ट्रीट करेंगे। तो उस रिस्क को कम करने के लिए नंबर ऑफ सिटिंग्स बढ़ा करके उस रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें, तो हमारा जो मेन एम होता है टू सेव द लाइफ। हम लाइफ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि लाइफ को रिस्क में डालने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ और पे कॉस्ट इररिस्पेक्टिव हो जाती है रादर देन टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है अपने देश के इकोसिस्टम का, कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं मतलब पेशेंट या मतलब पेशेंट बियर करता है। आमतौर पे हेल्थ केयर कॉस्ट हर जगह या तो गवर्नमेंट बियर करती है या जो है इंश्योरेंस कंपनीज बियर करती है, तो वहां पर ये डिसीजन इमटेरियल हो जाता है कि भाई एक सिटिंग लग रही है या 2 सिटिंग, जो मरीज के लिए बेस्ट है, बेहतर है, वो काम हम्म। किया जाता है। सो ये थोड़ा सा इकोसिस्टम धीरे धीरे अपने देश में भी, इसमें भी परिवर्तन आने की उम्मीद है। जैसे जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आएगा तो ये चीजें सारी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, कि सारे डिसीजन जो हैं कॉस्ट को ना देखते हुए सिर्फ पेशेंट की लाइफ को या उसके रिस्क को देखते हुए लिए जाएं। ये हमारी समझ से आने वाले समय में बिल्कुल, होने की संभावना है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल का जो एरिया है पूरा कमर्शलाइज हो गया है। बहुत सारे हॉस्पिटल तो ऐसे भी हैं जो मार्केट में लिस्टेड भी हैं। वो पूरा एक लिमिटेड कंपनी बना करके वो लोग काम कर रहे हैं। तो उनका सोचना भी गलत नहीं रहता कि भाई इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो हाउ टू अर्न द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और इसी को चलते हुए कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे हर डॉक्टर को कुछ ना कुछ टारगेट मिलता है कि भाई आपको इतने प्रोसीजर करने हैं या इतने टेस्ट लिखने हैं। तो इस बारे में क्या सत्यता है सर? देखिए, ऐसा होता है कि जहां तक डॉक्टरों का सवाल है, अगर आप देखें, क्योंकि ये बातें जब से कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आए हैं उसमें मतलब इस तरह की बातें काफी कही जाने लगी हैं। बट अगर आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, एक पर्सपेक्टिव ये है कि एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल ओन भी करता है हम्म। और हॉस्पिटल में काम भी करता है। सो कहने का मतलब है वो उस हॉस्पिटल की 100% ओनरशिप है उसके पास, और काम भी उसी को करना है। सो कहने का मतलब है अगर वो जो भी प्रॉफिट लेगा वो 100% उसी को जाएगा। दूसरी तरफ हम बिल्कुल। देख लेते हैं कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर कोई हॉस्पिटल ओन नहीं करता है, हॉस्पिटल का प्रॉफिट हॉस्पिटल को जाएगा, शेयर होल्डर को जाएगा। डॉक्टर को तो अपने काम का ही, जो उसने हम्म। काम किया है उसकी ही उसको मिलेगी। तो मेजोरिटी केसेस में अगर डॉक्टर अपना व्यवस्थित है, मतलब उसकी आचार विचार व्यवहार डॉक्टर का अपना व्यवस्थित है, तो कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी चीज इस तरह का कभी कोई दबाव नहीं डालता है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें। बेसिक प्रॉब्लम इसमें तब आती है अगर डॉक्टर के आचार विचार व्यवहार व्यवस्थित नहीं है। उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज मेरे को लगता है कि भाई हर आदमी को, हर डॉक्टर को अपना एक अंदाजा होता है कि एक महीने में मैं करीब इतना काम करता हूँ, जो भी नंबर्स, सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, जो भी जो करता है। तो मेरे को पता है कि भाई इतना अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए या इसके आसपास मिलनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। आप अगर जितनी आपकी वर्थ है आप उसकी अगर 80% सैलरी लेते हैं, कभी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखेगा।
प्रॉब्लम आती है वहां पर या उन डॉक्टरों के साथ जब आपकी वर्थ जितनी है आप उससे सैलरी डबल डिमांड करते हो। बिल्कुल। सो अपने घर से कोई भी नहीं देगा, बिकॉज हम्म। भी जो पैसा दे रहा है, जो आपको सैलरी दे रहा है, वो कहाँ से लाएगा। सो कहने का मतलब है ये सारे डिसीजंस डॉक्टर पे ही निर्भर होते हैं। कोई भी अगर मुझको आज को ये कहे कि मैं आपको जो है 15 लाख रुपए सैलरी देता हूँ, आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, मेरे को ये समझना पड़ेगा ये 15 लाख मुझको दे कैसे पाएगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें डॉक्टर के अपने हाथ में है, और डॉक्टर उन चीजों को अपने कंट्रोल में रख के काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई मैनेजमेंट या कोई भी व्यक्ति डॉक्टर को फोर्स नहीं करता है कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। बिल्कुल सर, लेकिन उसके लिए बहुत वो मतलब ऊपर की चीज हो जाती है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत जल्दी वो सारी चीजें अचीव कर लेना चाहते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मार्केट के अंदर हैं। बिल्कुल देखिए, वो बिल्कुल क्या होता है ना कि ये एक तरीके से अगर आप इसको समझें तो ये एक हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। डॉक्टर भी उसी समाज से आते हैं। अब समाज में अगर कुछ करप्ट सोच का व्यक्ति है और अगर वो डॉक्टर बना तो सोच वही रहेगी, वो हर बिल्कुल। फील्ड में है। सो वो ऐसे में कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डॉक्टर बनने से किसी की सोच या आचार विचार व्यवहार नहीं बदलने वाले। आचार विचार व्यवहार वो आपके संस्कार होते हैं। वो आप जिस भी फील्ड में रहेंगे वो वैसे रहेंगे। आप डॉक्टर रहेंगे तो वैसे रहेंगे, इंजीनियर रहेंगे तो रहेंगे, आप आईएएस बनेंगे तो रहेंगे। और उस तरह के व्यक्ति आपको सारे सेगमेंट में मिलेंगे। बहुत बढ़िया बट आंसर किया बट सर आपने ये। प्रॉब्लम प्रॉब्लम थोड़ी सी बस ये रहती है कि बिकॉज डॉक्टर एक ह्यूमन लाइफ से इंटरेक्ट करता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा हमको लगता है, बट हम किसी भी फील्ड में जाएंगे उतने परसेंटेज लोग उसी व्यवहार के मिलेंगे आपको। बिल्कुल, और यही लोग ऐसा करते हैं कि अगर मान लो कोई सही एडवाइस भी कर रहा है, तो जो आप सेकंड ओपिनियन के लिए जाएंगे, तो यही आपको मिसगाइड भी करेंगे, और किसी ना किसी तरह से वो आपको ट्रैप करने की कोशिश भी करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बारे में फिर आप अपना सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो आज के समय में सर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि हाउ टू सिलेक्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहाँ थोड़ा सा आप अटपटा भी लगेगा, तो ये कैसे जी जी जी। सिलेक्ट करें सर, कि देखिए ये जो ओपिनियन आ रही है ये सही आ रही है, ये मेरे हित में है या मेरे अहित में है, और ये डॉक्टर सही है, मुझे इन्हीं के साथ ही आगे चलना चाहिए। देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको तकलीफ हो रही है किसी भी तरीके की हम्म। ग्रॉसली, हम्म। आप आपको पता लग जाता है कि मुझको परेशानी है कुछ, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें मतलब कुछ टेस्ट उस तरीके के होते हैं, क्योंकि आजकल तो गूगल है, बहुत सारे टेस्ट आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। भाई ट्रोपोनिन है, उसका क्या मतलब हुआ, ईसीजी में ये है तो उसका क्या मतलब हुआ। तो आप खुद भी उस तरह की चीजों को देखकर डिसाइड कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो भी आपका इलाज कर रहा है व्यक्ति, उसका एटीट्यूड इलाज को लेकर किस तरीके का है। और जब भी आप किसी डॉक्टर से व्यक्तिगत तौर पे कन्वर्सेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपको एक फील या एक आपका सिक्स सेंस इस चीज को कई बारी बता देता है कि जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो एक कंफर्टेबल जोन में है या नहीं है। सो इन सब चीजों के बिना पे आप एक निर्णय ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप कोई प्लान्ड चीज करने जा रहे हैं तो। बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें कि हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो उसमें मेरी राय में अगर हार्ट अटैक क्लियर कट है उसमें ईसीजी में, और अगर कोई डॉक्टर सलाह दे रहा है कुछ इलाज करने की, तो इमरजेंसी सिचुएशन में यूजली जो भी डॉक्टर कह रहा है कर रहा है उसकी बात मान लेना ही सेफ उचित रहता है रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम। बट प्लान्ड में डेफिनेटली आप ये सारा डिस्कस करके आप एक फील ले सकते हैं कि क्या लग रहा है। बिल्कुल, ये आपका अपना निर्णय है, और आप अपने विवेक से ये निर्णय लें कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट की रिपोर्ट क्या आ रही है, और जो आपके डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वो एट पार विद द स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक सही और गलत का निर्णय आप लोग अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ मैं खुद की बात करूँ तो मुझे भी ये निर्णय लेना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था कि क्या किया जाए।
और मैंने सर के साथ बहुत अधिक तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन मुझे एक फेथ था कि सर ने जो निर्णय लिया है बहुत सही है और वो मेरे बेनिफिट के लिए है। तो मैंने ब्लाइंडली सर को कहा कि आप डेट निश्चित कीजिए और सेकंड सीटिंग हम लोग करेंगे। लेकिन निर्णय लेने से पहले बहुत सारी ओपिनियन आई, तभी मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि भाई अगर मैं परेशान रहा तो हम लोग और लोग भी बड़े परेशान होंगे और उनको ये निर्णय ले पाना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर हम लोग चीज़ों को बहुत लंबा कर देते हैं और उसके बाद चीज़ें कई बार हमारे हाथ से निकल भी जाती हैं। तो इसी वजह से ये कार्यक्रम आज हमने किया और इसके लिए मैंने सर को रिक्वेस्ट की। सर ने कहा बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं खुद भी समय दूंगा, और सर आज हमारे बीच में है तो मैं सर का धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद दो क्वेश्चन और सर हम लोग लेंगे। एंजियोप्लास्टी के बाद में एक क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और जो ये आपने थ्रोम्बोसिस का बताया, थ्रोम्बोसिस का क्या रिस्क रहता है आफ्टर एंजियोप्लास्टी, और उससे बचने के लिए हमारे खान पान में और जो डेली रूटीन है उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिथक यहाँ पर भी हैं कि हमें बहुत अधिक एक्सर्शन नहीं लेना चाहिए, बॉडी को बड़ा सेफ रखना चाहिए, वजन वगैरह नहीं उठाना चाहिए, नीचे नहीं झुकना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। तो ये तो इसमें देखिए सर आप। हाँ देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंजियोप्लास्टी आपकी किस सिचुएशन में हुई है। हार्ट अटैक पड़ने के बाद हुई है, आपका हार्ट को कुछ डैमेज हुआ है, या उससे पहले हुई है, आपका हार्ट नॉर्मल है। अगर हम पहली सिचुएशन लें कि अगर आपका हार्ट नॉर्मल है फंक्शन और अटैक पड़ने से पहले आपको स्टंट पड़ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, खान पान का परहेज और दवाइयाँ, ये आपको परहेज करना है। और एक्टिविटी जो आप अपनी पहले करते थे, उस तरीके की एक्टिविटी सारी आप अपनी धीरे धीरे रिज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज सारे ट्रीटमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इलाज करने के बाद, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं, सो हमारा हम्म, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इलाज करने के बाद हम आपको आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में वापस भेजें, सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी, कंट्री एंड द इकोनॉमी। हम्म, तो उसमें आपको सिर्फ दवाइयां खाना है, परहेज करना है और अपनी सारी एक्टिविटी नॉर्मल करना है। जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ना पार्टिसिपेट करें आमतौर पे, इफ इट इज नॉट रियली नेसेसरी। और दूसरा, वेट लिफ्टिंग ना करें, क्योंकि वजन उठाने से ब्लड प्रेशर कई बारी बढ़ता है। क्योंकि वजन उठाना बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है, एक हेल्दी लिविंग के लिए जरूरी नहीं होता। हेल्दी लिविंग के लिए आपको एरोबिक एक्सरसाइज जरूरी होती है, जिसमें वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजें आती हैं, वेट लिफ्टिंग नहीं आता है। अब आ जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को जिनको हार्ट अटैक पड़ चुका है, हार्ट को थोड़ा डैमेज पहुंचा है, हार्ट का फंक्शन थोड़ा कम है। ऐसे व्यक्तियों में दवाई और परहेज तो इनमें भी कॉमन है, मगर एक्टिविटी की रिकमेंडेशन डिपेंड करेगी कि आप कितनी एक्टिविटी में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आपको किसी एक्टिविटी करने में परेशानी होती है क्योंकि आपका हार्ट कमजोर है, तो डॉक्टर ऑब्वियसली दवाइयां तो देगा ही आपको, सो दैट आपको तकलीफ ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत एग्रेसिव एक्टिविटी करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप बहुत एग्रेसिव एक्टिविटी करेंगे और हार्ट अगर आपका कमजोर है, तो कई बार वो डिकम्पनसेट कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि किस तरीके की एक्टिविटी वो उसके बाद कर सकता है, और वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स एंड हार्ट फंक्शन। बढ़िया। और इसमें कितना समय रहता है सर एंजियोप्लास्टी करने के बाद, कितने दिन देखिए, रेस्ट अगर पे रहना चाहिए? प्लान्ड एंजियोप्लास्टी है तो आफ्टर अ वीक यू कैन रिज्यूम और ऑल एक्टिविटीज। मगर अगर हम्म, हार्ट अटैक के बाद की एंजियोप्लास्टी है तो एटलीस्ट यू शुड रिज्यूम और एक्टिविटीज आफ्टर 4 वीक्स। तो जो डॉक्टर साहब एक इसमें जो हमारा एंजियोप्लास्टी के बाद का सिनेरियो रहता है, तो मेडिसिन थ्रू आउट द लाइफ चलती है। जी बिल्कुल। तो वो तो थ्रोम्बोसिस के जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए पूरा रहती है। जी। तो एक स्टडी जैसे मैं पढ़ रहा था जिसमें जनरली डॉक्टर जो है बीटा ब्लॉकर देते हैं, तो हम्म। वो स्टडी यही है कि अगर हार्ट फेलियर हार्ट अटैक पे नहीं हुआ है तो उनको बीटा ब्लॉकर अवॉइड किए जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर के जो साइड इफेक्ट हैं वो लंबे समय में जा करके काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पेशेंट की बॉडी को देते हैं। और अगर हार्ट फेलियर का केस है तब जो है बीटा ब्लॉकर एडवाइस किए जा सकते हैं। तो इसमें सर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर किसी को हार्ट अटैक है,
सो हार्ट अटैक के बाद जो सबसे ज्यादा चांस होता है किसी अचानक प्रॉब्लम होने का, वो एरिथमियास का होता है, कि कोई एरिथमिया हो जाए, बीटीबीएफ हो जाए। सो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट ड्रग हैं इन एरिथमियास को रोकने के लिए। सो हार्ट अटैक के हर मरीज को बीटा ब्लॉकर देना जरूरी होता है, अनटिल अनलेस की कोई वजह है ना देने की, जैसे कि किसी को सीओपीडी है, किसी का पल्स रेट बहुत कम है। ऐसे व्यक्तियों को कई बार बीटा ब्लॉकर टॉलरेट नहीं होते हैं। मगर अगर किसी भी व्यक्ति को बीटा ब्लॉकर टॉलरेट हो रहे हैं तो हार्ट अटैक के बाद बीटा ब्लॉकर मैंडेटरी है देना। वो उसकी अरिथमिया से उसको बचाते हैं, हार्ट में रीमॉडलिंग भी करते हैं। अब ऐसे लोग जिनको कि हार्ट अटैक नहीं हुआ है, हार्ट नॉर्मल है, ऐसे व्यक्तियों में यूजुअली बीटा ब्लॉकर अननेसेसरी नहीं देते हैं। अगर उनको कोई सिम्टम्स हैं या उनका बेसलाइन हार्ट रेट ज्यादा है, तभी बीटा ब्लॉकर की सलाह देते हैं। अदरवाइज मेजोरिटी केसेस में सिर्फ खून पतला करने की दवा और कोलेस्ट्रॉल की दवा या बाकी और किसी तकलीफ की दवाइयाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, उनकी चलती हैं। बट यूजली बीटा ब्लॉकर रेगुलरली नहीं देते हैं, एज ए पार्ट ऑफ हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कि अगर हार्ट के साथ ब्लड प्रेशर भी है और हार्ट रेट भी ज़्यादा है, सो बीटा ब्लॉकर देना जरूरी है, तब देते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ स्टेंट पड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ खून पतला करने की दवा और कोलेस्ट्रॉल की दवा, सिर्फ यही दो दवाइयाँ चलती हैं। यस सर। सर आजकल आप ने देखा हो मार्केट के अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी हैं, और वो लोग दावा करते हैं कि वो जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर देते हैं कहीं। जो हमारी पिंडली है उसको सेकेंड हार्ट मानते हैं, कि उसको अगर हम रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ प्रेशराइज करते हैं और इतना प्रेशर जनरेट करते हैं कि उससे जो आर्टरीज हैं वो क्लीन्ड हो जाती हैं, ब्लॉकेज रिमूव हो जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो मार्केट के अंदर काफ़ी प्रचलित हैं। लेकिन अ, इनमें क्या सच्चाई है? और कई बार हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एंजियोप्लास्टी कराने का खर्चा है उससे ज़्यादा खर्चा हम लोग इनके ऊपर कर देते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर। और लास्ट में जाकर के फिर हमें ऑपरेशन थिएटर में आना ही पड़ता है, एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है। तो इसके बारे में सर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी पॉपुलेशन है, सो यहाँ पर आप अगर कोई भी थेरेपी लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ उसके पेशेंट भी आपको मिल जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका उसमें विश्वास होगा या वो उसके लिए आपके पास आएंगे। जहां तक आप जो बात कर रहे हैं वो ईसीपी की बात कर रहे हैं। सो जो हम्म। ईसीपी होता है वो बेसिकली क्या करता है कि आपके पैर में अगर हम कफ बांधते हैं तो पैर से ब्लड का जो रिटर्न है वो हार्ट को कम जाता है। ठीक है। अच्छा जी। सो ये इसकी बेसिक मैकेनिज्म है। मगर ईसीपी जो है, ट्रायल्स में बहुत सारे स्टडीज हुई हैं, ईसीपी ब्लॉकेज का इलाज नहीं है। और ओके। ब्लॉकेज आज की तारीख में, ब्लॉकेज को स्टेबलाइज तो किया जा सकता है मगर उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को 90% ब्लॉकेज है, सो अभी तक ऐसी कोई थेरेपी नहीं आई है अदर देन मैकेनिकली ट्रीटिंग इट, कि सिर्फ दवाइयों के माध्यम से वो ब्लॉकेज 90% से घट के 40% हो जाए। सो हम्म। ईसीपी से भी ये नहीं होता है। ईसीपी एक इस तरीके का ट्रीटमेंट है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं बहुत कम परसेंटेज में, जिनमें कि ना तो एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना बाईपास हो सकता है, ना दवा से काम चल रहा है। ऐसे व्यक्तियों में जब कुछ नहीं कर सकते तो एक पैलिएटिव केयर के तौर पे कई बार ईसीपी का इस्तेमाल किया जाता है। बट वो आप देखोगे किसी रूटीन मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल में यूजुअली ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। ओके ओके। तो मतलब इसमें बहुत अधिक बिलीव करना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि थैंक यू अगर सर। ईसीपी ऐसा फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट होता तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब जगह इसकी अवेलेबिलिटी होती। ये एक बिल्कुल ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में नहीं जाता। बिल्कुल। तो अभी कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने क्वेश्चंस चैट बॉक्स के माध्यम से दिए हैं। तो निशु रैना जी हैं यहाँ उपस्थित, निशु रैना। तो ये जानना चाह रही हैं कि 63 years normotensive non diabetic asymptomatic patient has normal ECG and echo but positive TMT. Is it necessary to undergo CAG
और वी शैल गो फॉर स्ट्रेस इको और सीटी सीटी एंजियोग्राम। एंजियोग्राम। देखिए, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और टीएमटी सिर्फ पॉजिटिव है, सो वो टीएमटी देख के एक बार अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो पॉजिटिविटी है उसका सिग्निफिकेंस कितना है। क्योंकि टीएमटी में पॉजिटिव होना एक जो है क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव टर्म हो गया। उसका क्वांटिफिकेशन की स्टेज 1 में पॉजिटिव है, 2 में पॉजिटिव है, 3 में पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिविटी है वो कितनी देर परसिस्ट करी है, ये सारी चीजें देखकर एक बार परसेप्शन लगता है कि आपके केस में प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी ब्लॉकेज के होने की। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी सारी चीजों को देखकर, उसमें मेरे को ब्लॉकेज होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्ट्रेस इको भी करा सकते हैं और सीटी एंजियो भी करा सकते हैं। दोनों चीजों से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि कोई इश्यू है कि नहीं है बिफोर गोइंग फॉर एंजियोग्राफी। थैंक यू। अनुराग पाठक जी जानना चाह रहे हैं कि आई हैव 90% ब्लॉकेज इन माई हार्ट, हाउ कैन बी रिड्यूस आर्टरी ब्लॉकेज विदाउट एडमिट द स्टंट। देखिए, अगर 90% ब्लॉकेज है तो दवाइयों से रिड्यूस तो नहीं हो सकता, बट दवाइयों से आपके सिम्टम जरूर कंट्रोल हो सकते हैं, सो दैट मतलब इट यू डोंट गेट एनी सिम्टम्स व्हाइल यू वॉक। बट ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉकेज रिड्यूस होकर 90% से घट के 50% हो जाएगा। ऐसा किसी भी दवा के माध्यम से नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर किया जा चुका था कि ब्लॉकेज को रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, केवल उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। ओके, और कोई अगर अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो हम लोग दो क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। एक डॉक्टर विनीता का है। I have taken Rojo-Vos 10 mg for cholesterol yesterday night. Today I am feeling instability in health. Is it my side effect? इनस्टेबिलिटी मतलब किस तरीके की? क्योंकि आमतौर पे जो रोजूवास है उसके कोई हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स नहीं होते, मतलब वो आपके पल्स, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को अफेक्ट नहीं करता है। और सिंगल डोज से यूजली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हो सकता है अगर आपको कुछ डिफरेंट फीलिंग हो रही हो, वो कोई और वजह हो, ना कि रोजूवास की एक गोली। Good, sir. और निशु राणा एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी रिवर्स डॉग्स induce cardiotoxicity like low LVEF? डॉक्स, व्हाट इज डॉक्स? Nishu, can you unmute डॉक्सोरिबिसिन, yourself? ओके, Hmm. ठीक है। हाँ, तो देखिए, डॉक्सोरिबिसिन क्या है कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। सो ये कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, और कई बारी एंटी कैंसर ड्रग की वजह से हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। यूजुअली केसेस में इट कैन रिवर्स, बट जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सिबल हो। कई बारी वो परमानेंट भी हो जाती है, बट इसमें ये सर्टेन है कि अगर आपको ड्रग इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी है तो उस ड्रग का इस्तेमाल आपको अब नहीं करना है। Okay. I hope, Nishu, you got your answer. Okay, thank you. सर, जैसे आजकल ठंड बढ़ रही है और ठंड के समय में जो एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट है उनको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्योंकि कि जैसे मैं भी कई बार सांस लेता हूँ तो चेस्ट में हल्का हल्का पेन लगता है। जी, देखिए, ठंड में मेन रहता है कि जब भी अगर आप अपनी बॉडी को ठंड से एक्सपोज करेंगे, स्पेशली जो एक्सट्रीम कोल्ड है, तो जो नसें होती हैं वो नसें सिकुड़ती हैं, उनकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। सो ये मेन वजह होती है अपने आप को ठंड से बचाने की। तो इसलिए जब भी बहुत ठंड हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप बाहर निकलें या टहलने जाएं तो धूप निकलने के बाद गर्म कपड़े पहन के टहलने जाएं, और कभी भी अपने आप को डायरेक्ट ठंड को बहुत ज्यादा एक्सपोज ना करें। तो जैसे सांस लेते समय जब लंबी सांस लेते हैं तो जो चेस्ट में हल्का सा पेन महसूस होता है, ये किस कारण से होगा? देखिए, जो ब्रीदिंग रिलेटेड चेस्ट पेन है, अगर आप सांस ले रहे हैं तो पेन हो रहा है, वो यूजली हार्ट का नहीं होता है, वो मूवमेंट रिलेटेड पेन है।
सो Okay, आमतौर okay. पे जो हार्ट का पेन होगा यूजली वो फिजिकल एक्टिविटी करने पे होगा, रेस्पिरेशन या पॉस्चर से उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होगा। थैंक यू। तो आज के सेशन के लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा। क्वेश्चन काफ़ी हैं अभी, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया, जो हमने समय निर्धारित किया था उससे अधिक समय हमने आपका ले लिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारे क्वेश्चंस रहे हैं, जो भी मैंने पूछा है एज अ पेशेंट सर से पूछे हैं आप सबके बिहाफ पर, और इसको हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करके पब्लिक के डोमेन में इसको लेकर के आ जाएंगे, जिससे जो एक पेशेंट के क्वेश्चंस रहते हैं वो एफएक्यूज की तरह से और रेडी रेकनर उसको एज अ रेफरेंस यूज कर पाए। और मुझे लगता है कि जो एक मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें कवर किए हैं, और बड़ा बोल्डली सर से क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, और उसका बहुत अच्छा आंसर भी सर ने दिया है, ताकि जो हमारे बीच में भ्रम है वो भ्रम की स्थिति खत्म हो, और हम एक विश्वास के साथ में अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ पाए। और यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करूंगा कि मैंने सर से जब समय लिया था तो मैंने कहा कि जो हमारा क्वेश्चन आयर है मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो सर ने कहा नहीं, इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस लेंगे, जैसा आपका क्वेश्चन है जो एक पेशेंट सोचता है बिल्कुल उसी फॉर्म में इसको पुट अप कीजिए, और जो मैं समझता हूँ एज अ डॉक्टर मैं उसको आंसर करूंगा। तो मैंने जो ये क्वेश्चंस थे सर के साथ शेयर नहीं करे थे, ना ही मैंने इसकी कोई तैयारी की थी, और बिल्कुल जो क्वेश्चन दिमाग में आते गए, जैसे जैसे मुझे पिछले 3 महीने में फीडबैक मिला वो फीडबैक मैंने सर से पूछा है। तो इसमें एक, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि भाई पहले से कुछ चीज़ें तय की हुई थी, ऐसा कुछ भी हमारे बीच में नहीं हुआ है। और आज के इस समय के लिए मैं सर का धन्यवाद दूंगा, और मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर राजीव कुरेले जी को, जो एक रेनाउंड आयुर्वेदाचार्य हैं, और वो पहले तो लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज, एक हार्ट पेशेंट को क्या लाइफ स्टाइल अपनी रखनी चाहिए, और आयुर्वेद हार्ट डिजीज के बारे में क्या कहता है। और वो आज के सेशन को समराइज करने के लिए मैं सर को इनवाइट करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए, पूरा 1 घंटे आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत सर बहुत पहले थैंक तो यू। आपका स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू संजय सर। इट्स वाज रियली नाइस सेशन। और मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि सेशन को समराइज करूं। सर हमारे उत्तराखंड की शान है और पूरे देश के जाने हुए कार्डियक एक्सपर्ट हैं। लेकिन फिर भी आपने जिस, आपकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि आपने पूरे ओपन हार्ट से जो डाउट होते हैं, एक वो कई बार जो है जब हम सामने डॉक्टर के सामने बैठते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती जो नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन वो भी आपने खुले मन से पूछी और सर ने जितना बेहतरीन आंसर दिया। मैं समराइज करना चाहता हूँ कि सर ने जैसे कहा कि डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है नेचर। तो जिसने जैसे संस्कार लिए, जो चीजें सीखी, वही उसके नेचर में और कार्यों में रिफ्लेक्ट करती है। बेसिकली समाज में भगवान के नियरेस्ट अगर किसी को मानते हैं तो मैं समझता हूँ एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैद्य को माना जाता है। क्योंकि वो जीवन तो नहीं देता, लेकिन जीवन को देने में मदद जरूर करता है। तो अगर कोई बाई हार्ट डॉक्टर बना है और संस्कार उसको मिले हैं, परिवार से अच्छी शिक्षा मिली है, तो ऐसा कोई कारण ही नहीं कि कमर्शियल कहीं भी थिंग आए। ये चीजें जो है जब हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं और दिल से काम नहीं करते हैं तभी दिक्कत आती है। तो आयुर्वेद के बारे में अगर बताऊं तो हृदय जो कहा गया, हृदय शब्द जो है हृद धातु से बना है। इसमें हृदय का मतलब होता है केंद्र या सेंटर, या एक पूरा का पूरा मुख्य बिंदु। और इसमें हा का मतलब होता है जो फोर्सफुली खींचता है, और दा का मतलब होता है जो देता है। तो एक तरह से ये पूरे रस धातु जो है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद 7 धातुएं बनती हैं। तो उसमें पहले जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र का तेज जो होता है वो ओज, बल, तेज और कांति, और जो लश्चर, चेहरे पे जो चमक होती है, वाणी में जो क्षमता होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। तो ये सब चीजें हमारी धातुएं जनरेट होती हैं। तो एक तरह से रस धातु हमारे हृदय के लिए जो है पूरा एक एक मीडियम होती है जिस जो फोर्सफुली हमें सारे टिश्यू में सप्लाई करता है।
इसके अलावा आयुर्वेद में और बताया गया कि हृदय चेतना का स्थान भी है, मन बुद्धि का भी स्थान है। और जितने भी मन में जब भी आपने देखा होगा कि चाहे बीपी की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो प्राइमरी में ज्यादातर अननोन इटियोलॉजी रहता है, कोई उसका कारण नहीं होता है। स्ट्रेस उसको एक नजदीकी और महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मन बुद्धि, जब हम योग की बात करते हैं तो योग जहाँ कहता है कि नियंता पुण्यता चा मानसा, मन को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए प्राणायाम की भूमिका है। प्राण को कहते हैं प्राणेति जीवेति इति प्राणा। तो प्राण बढ़ेगा कैसे? और प्राण माने हार्ट। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने जब प्राणायतन बताए तो 10 प्राणायतन बताए, उसमें सिर है, बस्ती है, हृदय है, ओज है, कई सारी चीजें बताई। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी का एक हृदय, एक पावर सेंटर भी है और प्राणायतन है। प्राणायतन माने जहाँ पे हमारा जीव जो है कहीं ना कहीं परिलक्षित रहता है। तो इसकी रक्षा करनी चाहिए, और इसकी रक्षा के लिए बहुत सारे लाइफ स्टाइल के सूत्र हैं, जैसे हित बुक, मित बुक, काल बुक। समय पे खाएंगे, रीजनल खाएंगे, सीजनल खाएंगे, आप अर्ली सोएंगे, अर्ली उठेंगे। अब जो है फेसबुक जनरेशन हो गई है, जहाँ हमारे यहाँ 10 बजे अधिकतम सोने के लिए बात है, क्योंकि वो पित्त का काल होता है, इसके बाद नींद की आवश्यकता है। तो हम जो है रात में 2:30 बजे जाग रहे हैं। तो जागते ही जो है हार्ट में क्या होता है, साधक पित्त होता है। हार्ट में हमारा विशेष रूप से पित्त होता है, वो जो है परिलक्षित होता है, वो विकृत होता है। तो कहीं ना कहीं फिर जो पित्त के जो दर्द है, बर्निंग है, बहुत सारी चीजें चालू होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमने लाइफ स्टाइल एक आइडियल अडॉप्ट करनी चाहिए, योगा प्राणायाम को अपनी लाइफ में सम्मिलित करना चाहिए। और जो कार्डियो प्रोटेक्टिव चीजें हैं, जैसे कि अर्जुन है, महर्षि चरक ने 10 प्रकार के महाकषाय एक ग्रुप पूरा बनाया। उसमें बताया जैसे बला है, नागबला है, पुष्कर मूल है और पुनर्नवा है, कई सारी चीजें इसमें हैं। सौंठ, जिसको विष भैषज्या भी कहते हैं, दशमूल है। तो ये सभी चीजें हमारे ब्लॉकेज को कम करती हैं, मदद करती हैं। लेकिन कभी भी आप मान के चलिए कि सबसे बड़ी पैथी होती है सिंपैथी। एलोपैथी जो है आज 90% ज्यादा सभी जगह यूज करी जाती है। वो इसलिए करी जाती है क्योंकि अपडेशन के साथ साथ उसमें मॉडर्न टेक्निक, टूल, सभी चीजें हैं। तो ऐसा मत मानिए कि आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी अच्छी है। आपके लिए जीवन अच्छा है। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आप जो है निश्चित रूप से लाइफ स्टाइल के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की मदद लीजिए। प्रिवेंटिव रूप से कैसे जो है हमारा जो उद्देश्य है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम चा, कैसे बीमारियों को रोका जाए। लेकिन अगर आपने एक लिमिट क्रॉस कर दी और इसके बाद आपका ब्लॉकेज पूरा का पूरा हो गया है, और फिर भी आप सोचते रहे कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई जो है ऊपर वाला कुछ जो है मिरेकल कर देगा, तो मिरेकल मेडिकल में नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कभी चमत्कार जो है ये मूवी में होते होंगे, लेकिन रियल लाइफ में जो है आपने जो है एक बॉडी एक तरह से मैकेनिज्म की तरह काम करती है। जैसे आप कार आपकी अगर खराब हो जाए, अगर आपका जो है कोई अगर ऑर्गन अगर कुछ डैमेज है, तो एक लिमिट में जो है डॉक्टर माने एक तरह से जो मैकेनिक जो उसको जो है समझ रहा है, जान रहा है, आपको जो है बता रहा है। अब डॉक्टर बता रहा है कि इसका भैया ब्रेक घिस गया है। अब ब्रेक का कोई अल्टरनेट होगा, कोई जो है मीडियम होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, कोई आपके लिए समाधान होगा या कोई रास्ता होगा तो जरूर बताते हैं। डॉक्टर का काम ही है। डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए पैदा नहीं हुए। डॉक्टर जो है अपने मरीज की लाइफ सेविंग करने के लिए हुए। तो ये समाज में जो माइंड में चीजें आती हैं गलत तरीके से आती हैं, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी सबसे पहले इंसान होते हैं। और कहीं ना कहीं उनका एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि कैसे हम अधिकतम, क्योंकि आप अगर ऑपरेशन नहीं भी कराएंगे तब भी उन्हें पूरी फीस मिलती है, सलाह देने के भी पूरे पैसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब स्टंट लगा के ही जो है डॉक्टर सरवाइव करते हैं। ये तो भाई कमर्शियल चीजें होती हैं, 2-4% लोग जो है नाम सबका खराब करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हृदय रोगों से बचना है तो अपने मन में जो 5 वृत्तियां होती हैं, कहते हैं क्लिष्टा अक्लिष्टा, 5 प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इसमें मन की पहली वृत्ति होती है प्रमाण, हर चीज में डाउट करना। जैसे आपने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर में ही डाउट कर रहे हैं। ऐसे ही विकल्प, एक आपको बताया डॉक्टर साहब ने कि स्टंट लगवाना है, फिर आप सोच रहे हैं यार मैं ना लगवाऊं। आपने अच्छे 4 डॉक्टरों से बात कर ली, फिर भी आप विकल्प ले रहे।
तो इसी तरह जो है विपर्य, मतलब आपने हार्ट की बीमारी है, आपको दारू नहीं पीनी चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, तो आप जो है उस रास्ते पे तो जा नहीं रहे, उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। इसको कहते हैं विपर्य। ये मन की वृत्तियां हैं डॉक्टर साहब। इसी तरह जो है निद्रा करना, ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, जिसमें स्मृति, आप जो है गलत चीजों की स्मृति दिमाग में रखें। कोई आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई, कोई आपका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसको दिमाग में रखे हुए, तो दिमाग में रखने से सॉल्यूशन तो होगा नहीं ना, दिमाग में रखने से वो चीजें जो है आपकी परिस्थितियां चेंज होगी। तो मन की वृत्तियों को जब आप दूर कर देते हैं, तो क्योंकि ये सब रहती कहाँ है, पूरी बॉडी में, हमारे हार्ट में रहती है। जब भी कोई बात जो है हमें जो है, जब उम्मीद से ज्यादा हम उम्मीद करते हैं, उससे कम मिलता है, तो हमें दर्द होता है हमारे दिल में। हमारे बिल्कुल दिल में दर्द होता है, बिल्कुल। कष्ट होता है, तकलीफ होती है, और वही स्ट्रेस है। और जब हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मिलता है, तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, डिलाइट हो बिल्कुल जाता है, खुश हो जाता है। तो मेरे भाई, उम्मीद ही क्यों कर रहे हो? उम्मीद आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जाई बिल्कुल, विधि बहुत राखे सही राम, ताई विधि रहिए। सही बात। सीताराम 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 कहिए। तो अपने जीवन में अपनी जो है चीजों की नीड कम करिए, अपने मन की आवश्यकताएं कम करिए, क्योंकि ये स्ट्रेस ही तो हार्ट में बैठती है, क्योंकि मन चेतना का स्थान है। एलोपैथी में एक पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेशन के लिए कहा गया, लेकिन अगर मैं हार्ट पे बोलूं तो कम से कम 4 घंटे का मेरा लेक्चर हो जाएगा कि हार्ट क्या क्या करता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे सभी उत्तराखंड वासियों से मेरा निवेदन है कि देवभूमि है, देवभूमि में देवत्व आना चाहिए। और हमारे यहाँ कहते हैं, डॉक्टर इज नथिंग बट डीलिंग विद द पेशेंट। हमारा तो व्यवहार ही एक, आपने एक क्वेश्चन किया था ना, कैसे हम पहचानेंगे डॉक्टर ये ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, ये भी डॉक्टर बहुत को बड़ा देख के क्वेश्चन हो गया सर। डॉक्टर को देख के आपके सारे डाउट खत्म हो जाएं, तो समझ लो वो राइट डॉक्टर है। जैसे हमारे डॉक्टर एवन जी है, बिल्कुल। परफेक्ट डॉक्टर। जे मन में कोई, मतलब पर्सनैलिटी जो हम जीते हैं ना, नकली चेहरा जो है तुरंत समझ में आ जाता है। सारी दुनिया बड़ी समझदार है, देख के ही 1 मिनट में पता लगा लेती कौन कितने बंदे में दम है ना। बिल्कुल सर। तो तो व्यक्ति के अंदर जो उसका करेक्टर है, जो उसका जो है विद्या है, सब दिखती है, आगे आगे चलती है। तो मैं बस यही बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि अपना जो है व्यस्त रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और जब कभी जो है हार्ट में दर्द हो, तो डॉक्टर को जरूर दिखाओ, उसमें लापरवाही मत करो। बहुत तो बहुत सही, ये बहुत अच्छा आपने समराइज करा। और ये बहुत ही, संजय जी आपका मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत ज्यादा, कि आपने मुझे जो है बहुत कुछ ना होते हुए भी सर के साथ मुझे जोड़ा, कनेक्ट किया, और सर को सुनने का मौका दिया। और समराइज तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मजा आ गया। ये बहुत थैंक यू बढ़िया सर। सर, बहुत धन्यवाद। और मुझे इस चीज़ की जरूरत महसूस हुई, तभी मैंने आपको भी कांटेक्ट किया, सर को भी कांटेक्ट किया। और आपको बताऊं तो मैंने कोरोना काल में हम लोगों ने एम्स ऋषिकेश के साथ में लगभग प्रतिदिन 300 दिन तक हमने लगातार ऑनलाइन क्लिनिक चलाए थे, और जिसमें लगभग 7 लाख से ऊपर पेशेंट को हमने ट्रीट किया था। और ये रिकॉर्डेड है एम्स ऋषिकेश की न्यूज़लेटर में भी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रिकॉर्डिंग में भी। आपको आपको 2 चीजें और बताना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ प्राण मुद्रा आती है, जिस जिस हम्म ऐसे हवन करते हैं ना उंगलियों से, हम्म आपके हम्म अंगूठे हम्म को इससे ओढ़ दोनों, ये ऐसे पहली करके ये चौथी उंगली जो है बाहर रहे, हम्म इसको जोड़ हम्म, के जब भी बैठेंगे, तो आपका कार्डियक सर्कुलेशन बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, इसको भी ओके, मरीजों को आप ऐसे कराइएगा, बड़ा बिल्कुल। आनंद आएगा इसमें। हाँ, नहीं, आज उसका के बॉडी सेशन से आपका का, एक अगला सेशन हमारा निश्चित हो गया। एक इसी तरह हमारे जो, प्रिवेंटिव हाँ, प्रिवेंटिव हार्ट केयर जो है। इनवर्सिटी मर्म जी होते हैं हमारे, वो इनवर्सिटी प्रिवेंटिव मर्म। ज्यादा जरूरी है। हाँ, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव ज्यादा तो इनवर्सिटी चलो मर्म पे जरूरी अगर अपनी जगह आ- आप उसको इंडक्शन करते हैं, तो आपका जो है ब्लॉकेज खुलने की संभावना बढ़ती है। इसी तरह सूर्यवेदी प्राणायाम है। और विशेषकर हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है, अम्ल द्रव्यम हृदय नाम। जब भी आप अम्ल द्रव्य लेते हैं, जैसे कि अनार है, तो अनार आजकल जो मीठे वाले अनार है, वो अनार नहीं, पहाड़ का जो अनार होता है, डाडिम जिसे कहते हैं। तो आप जो है अगर डाडिम लेते हैं, इसी तरह जो है जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, कहीं ना कहीं जो है आंवला एक बहुत बढ़िया हेल्दी के रूप में बताया है। आंवला जो है, हम्म इसमें कहते हैं कि विटामिन सी भी तो बहुत सारी चीजों में मिल जाता है, इसमें MLN2 होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हमारे जो है बॉडी के डैमेज को रोकता है। और आजकल च्यवनप्राश इसी से बनता है।
तो आप ये बहुत मान के चलिए बढ़िया। सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। तो सर्दियों में जब कार्डियक रिस्क भी बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमें सब कुछ वो चीजें दी हैं। हम जो है मेडिकल स्टोर में अपनी हेल्थ को ना ढूंढें, अपने किचन में ढूंढें, अपने बिल्कुल, बहुत अपने सही कहा दिल में आपने ढूंढें, है ना। जी। अपने 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 बिल्कुल। साथ समय दें, अपने आप जो है रूबरू हों, और मन की वृत्तियों से दूर रहें, तो निश्चित रूप से हृदय की जो बोझ है, वजन है, वो कम हो जाएगा, तो ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो किसी भी चीज को एक पॉजिटिव तरीके से लें, और बीमारियों के साथ जो है ऐसा करें कि मतलब बीमारियां आपसे दूर भागें। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा एक करेक्शन करूंगा कि ब्लॉकेज खत्म नहीं होगा, ब्लॉकेज आने को ही हम लोग रोके, हाँ, क्योंकि प्रिवेंशन ब्लॉकेज इज को। बेटर देन क्योर। बिल्कुल प्रिवेंशन। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपने एक अगले सेशन की हमारी भूमिका बना दी है, और अब आप कब समय दे रहे हैं आप ये बताइए, प्रिवेंटिव हार्ट केयर के ऊपर आपका अगला सेशन हम लोग रखेंगे। मैं तो अपने सारे समाज के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, जब आप आदेश करेंगे तब मैं तत्पर बिल्कुल सर, रहूंगा ये तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने सजग उसमें है, और पीछे हमारी हम आयुर्वेद कांग्रेस हुई हम थी, तो वैसे ही उसमें भी सर का सरकारी बहुत सेवक हैं, रोल बहुत जनसेवा बढ़िया। के लिए। हाँ, आप उसमें आपका बहुत महती रोल था। पूरी कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज कराई, और पूरे इंडिया से और बाहर से भी लगभग 20,000 से ज्यादा डेलीगेट यहाँ पर आए थे। और मेरे ख्याल से 300 से ऊपर कंपनियां आपकी आयुर्वेद कांग्रेस में यहाँ देहरादून में पार्टिसिपेट किया था। और सर जो है रिनाउंड नाड़ी परीक्षक भी हैं, और नाड़ी देख करके वो पूरी रोग की प्रवृत्ति आपकी कैसी है, शरीर की प्रवृत्ति कैसी है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आयुर्वेद में जैसे आपके यहाँ जैसे सीटी स्कैन है, ये इको है, ये सब चीजें हैं, तो अपने आयुर्वेद में एक विद्या है जिसमें रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा। तो रोग परीक्षा में तो व्यक्ति के अंदर वो पैथोजेनेसिस किस लेवल पे चल रही है, उसको हम उसके सिम्टम के द्वारा, साइन के द्वारा जानते हैं। और रोगी परीक्षा में जो है, योग रत्नाकर ने बताया, अष्टादशा प्राणेषु, उन्होंने लिखा कि रोगाक्रांत शरीरस्थ स्थानमस्तो परीक्षित नाड़ी मूत्रम मलम जिब्या शब्द स्पर्श दीर्घाकृति, यानी कि नाड़ी पल्स के द्वारा। तो पल्स में जैसे हम लोग अपने मॉडर्न सिस्टम में उसके प्रेशर, उसके पेल्पिटेशन, उसके पल्सेशन को, उसके जो है वॉल्यूम को असेसमेंट करते हैं, 5-7 चीजें देखते हैं उसमें। लेकिन आयुर्वेद में जो है उनको वात पित्त कफ कहते हैं। वात पित्त कफादयो सर्वस्वतो अनुसरणा। वात पित्त कफ अर्थात हमारे पंच महाभूत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, तो उनको देख के प्राकृतिक रूप से खान पान में कैसे हमें वो चीजें मिल सकती हैं, तो एक ये एसेंस, ये कल्पना करी जाती है। इसी तरह जैसे नाड़ी, मूत्रम, यूरिन एग्जामिनेशन, मल स्टूल एग्जामिनेशन, जिब्या, टंग, तो ये सब चीजें मॉडर्न में दिए हैं, लेकिन हमारा परसेप्शन, देखने का तरीका वात पित्त कफ है, बस इतना ही है। तो सब चीजें जो है साइंस हमें जोड़ती है, बांटती नहीं है। और कहीं भी जो है, जहाँ जिसकी जरूरत है उसको बेस्ट यूज करना, इसको युक्ति कहते हैं, और युक्ति हमेशा जो है फल देती है। और आपने जिस युक्ति से संजय जी ने सारे मरीजों को और अच्छे डॉक्टरों को जोड़ा, तो उसके लिए भी सर आपका साधुवाद, बहुत धन्यवाद। बढ़िया सर। ये भी सर एक सौभाग्य है कि अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सर। और मैं सर का परिचय दूंगा, जो लोग भी अभी कुछ चैट बॉक्स में लोगों ने अपनी क्वेरीज रखी थी। सर जो है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं डॉक्टर राजीव कुरेले जी। जिसको से भी नाड़ी परीक्षण कराना हो, आपसे समय लेकर के वहाँ पर मिल सकता है। और डॉक्टर योगेंद्र जो हैं, जैसा मैंने बताया, आप मैक्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं, वहाँ पर भी आप सर को कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इवनिंग में सर जो है रेस कोर्स में आपका क्लिनिक है, आप वहाँ पर जाकर के भी सर से कंसल्ट कर सकते हैं। रेस कोर्स में जो आपका रेस कोर्स चौक है, अगर हम लोग यहाँ से प्रिंस होटल चौक से हरिद्वार रोड की तरफ जाते हैं, तो जो चौक पड़ता है वहीं से राइट टर्न लेते ही सर का क्लिनिक है। और इवनिंग में सर जो है वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सर सॉरी, मैं एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता पा रहा हूँ, अगर आप बताना चाहें तो सर। द्वारका क्लिनिक के नाम से है, तो गूगल में अगर कोई सर्च करेगा तो मिल जाएगा। हाँ, द्वारका क्लिनिक के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो एड्रेस मिल जाएगा। सो आज के
प्रोग्राम के लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट, और ये सब पार्टिसिपेंट हमारे पैन इंडिया से हैं। इसको हमने कल से हाईलाइट करना शुरू किया था, सर्कुलेट करना शुरू किया था, तो पैन इंडिया से लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और आप सबका धन्यवाद कि आपने अपनी उपस्थिति आज यहाँ पर दी है। और इसी के साथ ही मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने समाज के बीच में इस फैले हुए भ्रम को दूर करने के लिए हमें प्रेरित भी किया और अपना समय भी दिया। और मैंने बड़ा बोल्डली सर से, जो एक पेशेंट सोचता है और जो फीडबैक समाज से मिलते हैं, वो बिल्कुल मैंने डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट एक कन्वर्सेशन सर के साथ किया है। हो सकता है कई बार सर को बुरा भी लगा हो कि ऐसी बातें हो रही है, लेकिन ये बातें होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक विश्वास जगाने के लिए ये चीजें होनी बहुत आवश्यक है। और मैं डॉक्टर राजीव कुरेले जी का भी धन्यवाद देता हूँ, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए, इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए उन्होंने मोटिवेट करा, और समाज के लिए वो हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर लेकर के चलते हैं। लास्ट वर्जन डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी का, अंत में चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो सर please। कि मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कुछ प्रिवेंटेबल हैं, और अगर आप उसको रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, तो हमेशा वो समाज के लिए, देश के लिए और व्यक्ति के लिए भी हमेशा बेहतर रहता तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप थैंक यू हमारे सर, साथ थैंक जुड़े। यू। थैंक यू सर। और ये हमारा यूट्यूब के ऊपर हम इसको अपलोड कर देंगे, और बाद में ये लिंक सभी जगह पूरा पब्लिक डोमेन में हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो धन्यवाद आप सबका आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट सेशन जैसा आप सबने डिमांड करी है, तो हम लोग प्रिवेंटिव हार्ट केयर थ्रू आयुर्वेदा, तो डॉक्टर राजीव कुरेले जी से मैं बात करके समय लूंगा, और उसको बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे। और उस समय डॉक्टर योगेंद्र जो है हमारे अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस देंगे और उसको समराइज करेंगे। धन्यवाद सर। तो दोनों थैंक की यू है। सर, आपकी थैंक उपस्थिति सर अगले सेशन में भी प्रार्थनीय है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके। ओके।